क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का ये केस मेरे साथ पेश करेंगी मशहूर फिल्म अभिनेत्री जूही चावला। हाय जूही। हाय अनूप। नमस्ते। आज का केस शुरू तो हुआ एक आम घरेलू समस्या को लेकर, पति पत्नी के बीच की अनबन। पर रिश्तों में लगी दीमक अक्सर होने वाले जुर्म की दस्तक देती है। एक शादीशुदा औरत होने वाले जुर्म के सिग्नल्स पकड़ नहीं पाई और उसे इस गलती की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। 23 सितंबर 2010, देहरादून। अरुंधति, जो तकलीफ़ें तुम्हारे पति ने तुम्हें दी हैं तुमने गिनवाई हैं। जी। मिस्टर सोमेश, आपको ये सारे इल्ज़ामात कबूल हैं? जी मैं कबूल करता हूँ। तो ठीक है, डाइवोर्स आराम से हो जाएगा और अब तुम्हें भुगतना भी नहीं पड़ेगा। आज तक अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहती आई, सोचा बच्चों को पिता की ज़रूरत है। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। तुम सिर्फ अपनी कलकत्ता वाली बीवी के बच्चों से प्यार करते हो। मैं अपने सभी बच्चों से प्यार करता हूँ। जो लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं वो दूसरी शादी कर कर उनसे बच्चे नहीं पैदा करते। जिसकी बीवी ना रहे ना, उसे दूसरी शादी करनी पड़ती है। मिस्टर सोमेश, अपनी एक घटिया बातें कहीं और जाके करिए, ये हमारा ऑफिस है। मुझे मेंटेनेंस के पैसे पहले देखने हैं, उससे पहले मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। मैंने कहा ना दूंगा। आपकी ज़बान की क्या कीमत? मुझे 6 महीने के पैसे एडवांस चाहिए। मिस्टर सोमेश, आपको बच्चों और अरुंधति की देखरेख के लिए हर महीने 20,000 रुपये देने होंगे। यहाँ साइन कीजिए। अरुंधति के माता पिता और भैया जानते थे कि अरुंधति की शादी दम तोड़ रही है। दीदी का ईमेल आया है। क्या लिखा है? उन्होंने अलग होने का फैसला ले लिया है। सोमेश मेंटेनेंस देगा। तकदीर नहीं बदलती। नहीं, गलती को तकदीर का नाम मत दो। ये शादी ही गलत थी। भगवान करे उन दोनों के बीच पहले जैसा सब ठीक हो जाए। अरुंधति और सोमेश के बच्चे छोटे थे, पर अपने माता पिता के बीच घमासान लड़ाइयां देख चुके थे, आदी हो चुके थे। लेकिन इन मासूमों को भनक तक नहीं थी कि उनके मम्मी पापा हमेशा के लिए अलग होने जा रहे थे। अरे रोमा, डिवोर्स तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है ना। मैं कह रहा हूँ ना, मैं पूरी तरीके से तुम्हारा ही हूँ। अब बस कुछ ही दिनों की तो बात रह गई है। अरे ऐसी बातें मत करो प्लीज। मैं कह रहा हूँ ना, ये शादी एकदम खत्म हो चुकी है। इट्स फिनिश्ड। अब हम लोग नए सिरे से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, ठीक है? मैं, तुम और हमारे बच्चे, बस। आई लव यू रोमा, आई रियली लव यू। ओके, बाय। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब तुम मेरी जिंदगी में। किसी जमाने में ये दोनों उस दिन को सबसे खूबसूरत दिन मानते थे। ये प्रेम कहानी 1992 में शुरू हुई और 1999 में अरुंधति और सोमेश विवाह के बंधन में बंध गए। 2004 में इस जोड़े को जुड़वा बच्चे हुए। ये परिवार अपने आप में संपूर्ण हो गया, लेकिन स्वर्ग को नर्क में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगी। सोमेश ने अरुंधति की पीठ पीछे दूसरी शादी कर ली, लेकिन जब तक अरुंधति को पता चलता, पानी सर के ऊपर जा चुका था। $5,000 चाहिए।
एग्रीमेंट के हिसाब से इस महीने के 20,000 रुपये दे चुका हूँ मैं। पूरे नहीं पड़ते हैं सुमेश। तो चाहो खुद कमाओ। तुम पैसे दे रहे हो या मैं तुम्हारे नाम की कंप्लेंट दर्ज कराऊं? हे, मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझी? मैं भी कोई घुट घुट के मरने वाली नहीं हूँ सोमेश। अपनी लिमिट में रह, समझी? वरना मैं लिमिट के बाहर चला जाऊंगा। अरे जाओ, तुम जैसे डरपोक इंसान की लिमिट हो भी क्या सकती है? एक थप्पड़ मारोगे या कुछ फेंक के मारोगे? अरे पता नहीं उस औरत ने तुम जैसे नामर्द में देख क्या लिया। छी! अब बहुत हो गया, बता रहा हूँ। बहुत नहीं हुआ, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। तुम एक शादीशुदा आदमी होते हुए किसी चीप लड़की के साथ जाकर 7 फेरे कैसे ले सकते हो? अब तुम देखो, कानून तुम्हें जेल के कितने फेरे दिलवाता है। पूरे 7 साल के लिए अंदर जाओगे तुम, समझे? 7 साल के लिए फिरेगी मुझे अंदर? अच्छा, मैं बताता हूँ कितने टाइम के लिए अंदर जाता है तू। उस खामोश दोपहर को वो चीख किसी ने नहीं सुनी, न पड़ोसियों ने, न बाहर गुजरने वालों ने, और न बेडरूम में सोए दोनों बच्चों ने। चलो। पापा, मम्मी ऐसे कैसे दिल्ली चली गई? हमको क्यों नहीं लेके गई? बेटा तुम लोग सो रहे थे ना, उनको जल्दी थी इसलिए चले गए। मैं मम्मी से कभी बात नहीं करूंगी। ऐसा नहीं कहते शोना, मम्मी को अपनी मम्मी से मिलने जाना था ना। तुम लोग भी बड़े हो रहे हो, तुम लोग को काफी सीखना सिखाना बाकी है अभी। राजन, अरुंधति फोन नहीं उठा रही है। यदि कहीं बिजी होगी बाबा। कल दशहरा था, कल उसने मेरे साथ बात नहीं की। दशहरा होने के बावजूद भी अनु ने अपने बाबा के साथ बात नहीं की। बाबा टेंशन मत लो ना, मैं ऑफिस जाके फोन करता हूँ। मैं ठीक हूँ, बस कुछ चीज़ें सुलझानी थी। उम्मीद करती हूँ कि दशहरा अच्छा रहा होगा। मैं फिर कभी फ़ोन करती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं आई हेल्प यू? जल्द से जल्द डिलीवरी कब तक कर सकते हैं? सर 24 घंटों में। आप लोग कैश लेते हैं या सिर्फ कार्ड लेते हैं? सर आपने मॉडल चूज़ कर लिया है ना? हाँ, ये वाला। सर आई एम सॉरी, डोंट माइंड, ये फ्रीजर है, नॉर्मली घरों में यूज़ नहीं होता है। आप कहें तो मैं आपको दूसरे फ्रिज दिखा देता हूँ जो घरों में यूज़ होते हैं, और उन पर स्कीम्स भी हैं। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? मुझे ये वाला चाहिए। ओके सर, श्योर। मैं कैश दे देता हूँ। प्लीज़। पापा, मुझे रात को ब्रश करना अच्छा नहीं लगता। बेटा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं। आज के बाद रोज़ रात को ब्रश करना है, ठीक है? अब रोज रात को ब्रश करना पड़ेगा? बड़े होकर भी? हाँ, और जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि पापा ने जो भी कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, और पापा ने जो भी कुछ किया ना वो भी बिल्कुल सही किया। अभी चलो ब्रश करो। सोमेश ने रोजमर्रा के काम की जिम्मेदारी तो बखूबी उठा ली, लेकिन बच्चे हर पल अपनी माँ की कमी महसूस कर रहे थे। मुझे मम्मी चाहिए, मुझे दिल्ली जाना है। नहीं जा सकते। क्यों? छुट्टियों में जाएंगे, ठीक है? मम्मी वापस नहीं आएंगी? मम्मी हम तीनों के बगैर कैसे रह सकती है? हाँ, फिर छोड़कर क्यों गई? बेटा पापा और मम्मी के बीच में कुछ बातों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए मम्मी दिल्ली गई है। वहाँ पे आराम से बैठ के सोचेंगी। तब तक पापा है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मेरी बातें समझ रहे हो ना यश, मीनाक्षी?
ये देखिए साहब, इससे पत्थर भी चूरा हो जाएगा साहब। मैं आपको दिखाता हूँ सर इसको। ये कितने का है? ये 3,500 का है सर। अगर आप इसको लेंगे तो इसके साथ आपको 3 ब्लेड मुफ्त भी मिलेंगे। इसको पैक कर दो। ठीक है सर। बोल राजन। हाँ बस ऐसे ही, वो दीदी फ़ोन नहीं उठा रही थी और 2 दिन से बात भी नहीं हो पा रही है। अरे वो तो मुझसे भी बात नहीं कर रही है, बैठी रहती है पुतले की तरह चुपचाप। क्यों, सब ठीक तो है ना जीजा जी? हाँ, बहुत बहुत अच्छा चल रहा है साले साहब। वो तुम्हारी दीदी को मेडिटेशन का भूत सवार है। मौन व्रत रखा है उसने, बच्चों से भी बात नहीं कर रही है। अजीब बात है। कब तक चलेगा ये? पता नहीं, कह रही थी कि 3-4 दिन का कोर्स है। अब जब बोलेगी तभी पता चलेगा ना कि कब खत्म होगा। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है ना, मम्मी पापा बड़े परेशान हैं यहाँ पर। अरे उनसे कहो मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। मैं और तुम्हारी दीदी आपस में पैचअप करने वाले हैं। ये शादी नहीं टूटेगी। थैंक गॉड जीजा जी। मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है जी। ये लीजिए सर। चलो नाश्ता रेडी है, आ जाओ। यू फ्रिज इतनी बड़ी वाली, ऐसा फ्रिज तो आइसक्रीम की दुकान में होता है ना? हाँ, हम लोग भी आइसक्रीम की दुकान खोलेंगे। तुम लोग उसमें काम करोगे ना, तुम लोग को तनख्वाह आइसक्रीम में मिलेगी। आप मजाक कर रहे हैं ना पापा? नहीं। हम इतनी सारी आइसक्रीम खाएंगे तो मम्मी हमें बहुत डांटेगी। तुम्हें जो आइसक्रीम खानी है, जितनी आइसक्रीम खानी है तुम खाना, मम्मी चूं तक नहीं करेगी। पक्का? पक्का। सच? सच। ये लीजिए आपके लिए। ये ले बेटा। मैंने जगन्नाथ जी से कहा था कि मेरी अरुंधति की जिंदगी संवार दे। शुक्र है उन्होंने मेरी सुन ली। ये नसीब वसीब के चक्कर में मत पड़ो, सब ठीक ही होगा। मैं सोच रहा था कि दिवाली के लिए दीदी और बच्चों को थोड़े दिन के लिए यहाँ लेके आते, खूब मस्ती करेंगे। हाँ क्यों नहीं। बहुत अच्छा इरादा है, जल्दी से जाके उसे ले आ। बहुत दिन हुए उसे देखे हुए। हेलो सुमेश जी। पिताजी बोलिए। बस ऐसे ही, वो क्या है ना, कई दिनों से अरुंधति से बात नहीं हुई, इसलिए सोचा जरा मिल लेती हूँ। कुछ काम था? काम तो कुछ नहीं था। वो क्या है, अरुंधति ने कहा था कि इस साल हम दिवाली की शॉपिंग साथ करेंगे ना। इस साल अरुंधति आपके साथ शॉपिंग नहीं कर सकती। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं सुमेश जी? वो मेरे फादर इन लॉ की तबीयत थोड़ी खराब है। अरुंधति दिल्ली गई है। आई एम सो सॉरी। अरुंधति से कहिएगा कि मैंने उसे याद किया था। जरूर। बाय रीता जी। बाय। जाहिर है कि सोमेश झूठ बोल रहा था। अरुंधति के माता पिता से झूठ, अपने बच्चों से झूठ और पड़ोसियों से झूठ। सभी लोग जानते थे कि सोमेश और अरुंधति के बीच सब ठीक नहीं है। सोमेश किसी से ठीक से नहीं मिल रहा था और अरुंधति, वो तो मानो गायब ही हो गई थी। अरुंधति कहां थी? क्या हुआ था अरुंधति के साथ? ये सारे सवाल बहुत जल्दी उठने लगे। जीजा जी जरा दीदी का फोन दीजिए। अरे राजन, मैं पहले बोल चुका हूं ना तुझसे। हाँ वो मेडिटेशन, लेकिन उसको तो कितने दिन हो गए। अरे तो अरुंधति को तेरे से बात नहीं करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अरे वो SMS कर सकती है, ईमेल कर सकती है, तो फोन पे क्यों नहीं आ सकती? वो किसी से बात नहीं कर रही है ना। मुझसे नहीं बात कर रही है, तुझसे नहीं बात कर रही है, तेरे मम्मी पापा से नहीं बात कर रही है। तू जानता है ना तेरी बहन कितनी जिद्दी है। जीजा जी मैं उससे कई ज्यादा जिद्दी हूँ। उसे फोन दीजिए।
अभी दीजिए। मैं घर पहुंच के देता हूँ। कितनी देर में घर पहुंच रहा है? बस थोड़ी देर में। कितनी देर में जीजा जी? 1 घंटे में बस। खुश? यार तेरी दीदी खामोश हो गई तो तू मुझे क्यों विलन बना रहा है? क्या बोला? अरुंधति ठीक तो है ना? दीदी बात नहीं कर रही है। क्यों? अरे हमसे बात नहीं करना चाहती। अरे ये नामुमकिन है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगले ही दिन अरुंधति का भाई राजन देहरादून पहुंचा। मामू। हाँ? मम्मी कहाँ है? मम्मी आपके साथ क्यों नहीं आई मामू? मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है मामू। मैं भी आपके साथ दिल्ली चलूंगी। मुझे भी मम्मी से मिलना है। तुम्हें कैसे पता चला कि मम्मी दिल्ली में है? पापा ने कहा था मामू। पापा ने? कब कहा था बेटा? बहुत दिन हो गए जब से मम्मी दिल्ली गई है, तब से। अच्छा बेटा, तुमने मम्मी को दिल्ली जाते देखा था? कोई बात हुई थी? नहीं, तभी हम लोग सो रहे थे। पापा कह रहे थे मम्मी दिवाली में वापस आ जाएगी, पर नहीं आई। मामू, क्या मम्मी हमसे नाराज है क्या? नहीं बेटा, नाराज नहीं है। देखो बेटा, मम्मी बहुत जल्द तुमसे मिलने आएगी, ठीक है? एक काम करो, अभी क्लास में जाओ, पढ़ाई करो, मैं शाम को लेने आता हूँ, ठीक है? जाओ। राजन ने पुलिस को इत्तला करने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और पुलिस ने सोमेश के घर पहुंचने में भी कोई देरी नहीं की। मेरी दीदी कहाँ है? मिस्टर सोमेश, कुछ बोलेंगे भी? मिसेस अरुंधति कहाँ है? अरुंधति मर गई है। मैंने उसे मार डाला। क्या हुआ, क्यों हुआ? सब साफ साफ बताइए मिस्टर सोमेश। जो हुआ वो एक ना एक दिन तो होना ही था। वो मुझे जीने नहीं दे रही थी, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, पैसों की भूखी थी। थक गया था मैं। मरी नहीं थी वो, थोड़ी जिंदा थी। मैं डर गया था। 2 बार मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस के केस कर चुकी थी वो। फिर से अरेस्ट करवाती, टॉर्चर करवाती। मैंने सोचा बस और नहीं। और तूने मेरी दीदी को मार डाला? अरे जान से मार डाला मेरी दीदी को। कितनी सीधी सादी थी। तेरी जिंदगी हराम कर दी थी उसने, जीने भी नहीं दे रही थी। मेरे बच्चे छीन रही थी तेरी सीधी सादी बड़ी दीदी। बॉडी कहाँ है? कमीने बोल, मेरी दीदी की लाश के साथ तूने क्या किया? बॉडी कहाँ है? कमीने बोल, मेरी दीदी की लाश के साथ तूने क्या किया?
2 दिनों तक सोमेश ने अरुंधति की लाश को घर पर ही रखा। उसने मासूम बच्चों से झूठ बोला कि उनकी मां दिल्ली गई है। पूरा देहरादून शहर, पूरा देश इस विकृत घिनौने जुर्म की खबर सुनकर सकते में आ गया। एक आदमी अपनी जीवन संगिनी, अपने बच्चों की मां के साथ या किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अरुंधति के बच्चों को गहरा सदमा पहुंचा है। उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता, पर इतना हम सब जानते हैं कि इन बच्चों की मां के साथ साथ इनके बचपन के भी टुकड़े हो चुके हैं। यू फ्रिज, इतनी बड़ी वाली, ऐसा फ्रिज तो आइसक्रीम की दुकान में होता है ना? हम इतनी सारी आइसक्रीम खाएंगे तो मम्मी हमें बहुत डांटेगी। 24 मार्च 2011 को सोमेश के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। सुमेश की दूसरी शादी करना होने वाले जुर्म की दमदार दस्तक थी, लाउड एंड क्लियर। पर अरुंधति के घर वाले जानकर भी अनजान बने रहे, लिविंग इन डिनायल। देखो, तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। समझने समझाने का वक्त खत्म हो गया। आज के बाद तुमने उस लड़की के साथ कोई भी रिश्ता रखा तो समझो तुम्हारा भी वक्त खत्म हो गया। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तुम्हें बर्बाद करने में कोई भी वक्त नहीं लगेगा। चुटकियों में हो जाओगे, जानते हो ना तुम। इस दुनिया में हर इंसान का अपना वजूद होता है, अपनी एक खास जगह होती है और वो जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता। बात जब रिश्तों की आती है और खासकर मर्द और औरत के बीच के रिश्ते की, तो किसी की जगह लेने की कोशिश खतरे से खाली नहीं। जाहिर है किसी को चोट पहुंचने वाली है और किसी को दर्द होने वाला है। 14 मार्च 2011 मुंबई। सर, मोती बौखला गया है, किसी एक दिशा में नहीं जा रहा है। रेलवे प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेस, काफी मूवमेंट हुई होगी यहाँ पर। सर, बॉडी के ऊपर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं है, कोई भी पर्सनल आइटम्स नहीं है। मौत कैसे हुई होगी? शायद गला दबाकर।
उधर सर काफी बड़ा सूटकेस है, पता करो कौन से दुकान से खरीदा है उसे। ओके सर। एक सनसनीखेज मर्डर। इस केस का नाम सूटकेस मर्डर पड़ गया था। लाश पर कोई भी ऐसी निशानी नहीं थी जो उसकी पहचान करा पाती। पुलिस को किसी भी दिशा में जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। टोटली ओपन केस। कंफर्म है, गले को हाथों से दबाया गया है। और कोई चोटें? रीढ़ की हड्डी पर 2 फ्रैक्चर हैं। मतलब मर्डर के पहले इस तरह पीटा गया था कि इसके पीठ की हड्डी टूट गई। शायद ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि लाश को सूटकेस में फिट करने के लिए हड्डी तोड़ी गई, और वो भी मर्डर के बाद। सर वो सूटकेस बनाने वाली दुकान कुछ पता नहीं चल पाया। एक काम करो, इस औरत का अखबार में फोटो छाप दो। कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन इस औरत के बारे में हमें मिल ही जाएगी। सर एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी। जी कहिए। ये औरत प्रेग्नेंट थी, 4था महीना था। रेलवे पुलिस मुंबई। सर मैं विजय साहनी बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ बोलिए। सर आपने जो अखबार में फोटो दी है वो मेरी बहन है सर। दिव्या सचदेवा नाम उसका। मैं पिछले 1 महीने से उसको ढूंढ रहा हूँ। दिल्ली देखा, हरियाणा देखा, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। शादीशुदा थी वो? कहने को शादीशुदा थी, पर एक्चुअली फंसी हुई थी। गायब क्यों हुई थी और कब हुई थी? उसने अपना घर छोड़ दिया था। आपको कैसे पता? उसके पति ने मुझे बताया था। उसके पति पर आप यकीन करते हैं? ऐसा लग रहा था कि आखिरकार लावारिस लाश की पहचान हो गई थी, पर जो दिखता है अक्सर ऐसा होता नहीं। पता चला कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था और ये लाश अब भी लावारिस ही थी। सर ये मेरी बहन नहीं है। क्या? पर तुम्ही ने तो कहा था कि सर इसकी शक्ल हूबहू मेरी बहन से मिलती है, लेकिन ये मेरी बहन नहीं है। घूम फिरकर केस फिर उसकी लावारिस चौखट पर आ पहुंचा। वही सवाल फिर गूंज उठा, कौन थी ये औरत? इसका कत्ल क्यों हुआ था? रेलवे पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई कि यह लावारिस लाश मुंबई के सैंडर्स रोड स्टेशन पर पहुंची कैसे। पुलिस के खबरी सुरागों को सूंघने के लिए तैनात किए गए। इस जुर्म की बदबू को पहचानना आसान नहीं था। आखिरकार उस आदमी का पता चल गया जो वो सूटकेस सैंडर्स स्टेशन पर छोड़ गया था। साहब माफ कर दीजिए साहब। चिलम की कसम साहब, अपन ने सिर्फ बैग चुराया था साहब। काफी भारी था, इससे लगा कि काफी माल होगा साहब। साहब ने जब बैग खोला तो अंदर लपड़ा था साहब, इसलिए अपन वहीं से कट गया साहब। साहब अपन ट्रेन में अकेले भटक रहे था साहब। डोंबी वाली में साहब अपन ने उस बैग को देखा साहब काफी बड़ा बैग था। अपन को लगा उसमें काफी माल होगा साहब। खाली पड़ेला था साहब। अपन सामने बैठा था साहब, बिल्कुल सामने। दादर स्टेशन तक कोई मक्की तक नहीं भटकी थी साहब। तभी अपन ने सुपड़ी में हाथ मारा और सैंडर्स रोड पर कल्टी मार गया साहब। सर ये जर्सी तो बर्बाद लगता है। सर इसमें इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि ये किसी औरत का खून कर दे। डोंबिवली, पोद्दार, थाना डोंबिवली हमारा टारगेट एरिया होना चाहिए। पुलिस को जर्सी से कोई खास जानकारी नहीं मिली, पर उसने पुलिस को एक अहम सुराग दिया। उसने सूटकेस ट्रेन में डोंबिवली स्टेशन से देखा था। डोंबिवली और आसपास के सबर्ब्स में पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। सारे इलाके में मृतक की तस्वीरें चिपकाई गई। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी मैं जीनत हुसैन बोल रही हूँ मुंब्रा से।
जीनत हुसैन। जी, मैंने ही आपको बुलाया था। वो उस तस्वीर वाली औरत के बारे में बात करनी थी आपसे। जी बताइए, क्या जानती है इस औरत के बारे में? जी ज्यादा तो कुछ नहीं याद है मुझे इसके बारे में। वो क्यों बुलाया हमें? देखिए, पहले एक आदमी ने गलत चेहरा पहचान कर हमारा काफी वक्त बर्बाद किया है। मैं इसके कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ और अपनी कारीगरी को तो और भी अच्छी तरह से पहचानती हूँ। इसने जो ड्रेस पहन रखा है वो 1 हफ्ता पहले मैंने ही सिला है। ये देखिए, उसका बचा हुआ कपड़ा भी है मेरे पास। आपा, जरी का काम बॉर्डर पर और गले पर कैसा रहेगा? बहुत बुरा लगेगा। अरे कहाँ बाबा आदम के जमाने की बात करती है। मैं तेरे लिए एक नए डिजाइन की ड्रेस बनाऊंगी। अरे तेरे तो होश ही उड़ जाएंगे। ठीक है आपा, अब आपसे क्या बहस करना। आप यहाँ की सबसे अच्छी कारीगर मानी जाती हैं और सबसे बुजुर्ग भी। अरे बाबा आदम के जमाने से कर रही हूँ ये बिजनेस। नाम क्या था इस औरत का? नाम और पहचान की बात तो नहीं हुई थी, लेकिन ये पक्का है कि वो इस मोहल्ले में नई नई आई थी। इससे पहले तो उसे कभी देखा ही नहीं था। आप पक्का कैसे कह सकती हैं कि वो औरत यही है? ये कुर्ती मैंने सिली है, 16 आने मैंने सिली है और ये इस औरत पर फिट बैठती है, इसीलिए ये औरत भी वही है। हर औरत की फिटिंग अलग होती है। सर ये औरत यहाँ की नहीं हो सकती। क्यों? सर अगर यहाँ की होती तो कोई ना कोई तो पहचान लेता। और सर ये जीनत आपा बहुत बूढ़ी हो चुकी है। सर मुझे लगता है सठिया गई से कुछ पता नहीं है। सर सिर्फ गोली दे रही है। हो सकता है, लेकिन आगे जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक काम करो, मुमरा में हमारे जितने भी खबरी है सबको एक्टिवेट कर दो। उधर अगर ये औरत यही की थी तो ये केस भी यही खत्म होगा। राइट सर। उम्मीद की एक और किरण उभर आई थी। वो औरत शायद पहचानी जाने वाली थी, पर नहीं। पुलिस की सारी कोशिशें ढेर हो रही थी, पर बाबा आदम के जमाने की जीनत आपा की बात 16 आने सही थी। इस लेडीज का नाम रुखसार उल हक है। तुझे कैसे मालूम? अब साहब आपने बताया ना कि 24-25 साल की थी, पेट से थी वो। कोई आता पता है ना साहब? 138/12 सैफुद्दीन नगर में। इधर साहब मुंबई में रहती है। कोई घर वाले, पति? 2 महीने से वो अपनी पति के साथ रह रही थी। तो उसका पति कहाँ है? अब साहब घर पे ताला बंद है। अभी वो लोग इस इलाके में नए नए आए थे। अच्छा, तो तुझे कैसे पता चला रे? हाँ साहब, पड़ोसियों ने बताया कि उसका पति केम हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर है। नाम है सादिक उल हक। सादिक उल हक। आप बेशक हमारा रजिस्टर चेक कर सकते हैं। सादिक उल हक नाम का कोई भी डॉक्टर हमारे एम्प्लॉयमेंट में नहीं है और ना कभी था, और डेफिनेटली मुमरा इलाके से तो बिल्कुल भी नहीं। पुलिस तुरंत सादिक उल हक के घर पहुंची। यहाँ अखबार कौन पढ़ता है साहब? ये जो जनानी थी ना रुखसार, वो कभी किसी से बातचीत नहीं करती थी। जब देखो वो घर पर ही बैठी रहती थी। अरे सर, उसका शौहर भी किसी से मिलता जुलता नहीं था सर, लाट साहब की तरह रहता था। सुना है बड़ी डिग्रियां विग्रियां थी उसके पास। नाक तो उसकी आसमान की तरफ ही रहती थी। किसी ने तो बात की होगी कभी, कोई रिश्तेदार या कोई तो घर पर आता जाता होगा। जी नहीं साहब। तोड़ दो। सर इस रेलवे टिकट के अलावा और कुछ नहीं मिला। 16 फरवरी मोतिहारी से मुंबई। हो सकता है ये जोड़ा बिहार से हो, मोतिहारी इलाके का। नंबर उधर पता करो, ये नंबर किसका है। हेलो, फरमाइए। कौन बोल रहा है? हम मुनाफ हुसैन दवा वाला बोल रहे हैं साहब। अच्छा, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। सादिक है क्या वहाँ पर? अरे भाई कौन सादिक? सादिक उल हक, जो मुंबई में रहता है, मुमरा इलाके में, रुखसार के शौहर। अच्छा, अपने डॉक्टर साहब। हाँ वही है। क्या उधर? अरे भाई वो यहाँ क्यों होने लगे? तो कहाँ मिलेगा? उनके बारे में तो तौसीफ या सभी भी कुछ बता सकते हैं। और ये दोनों कहाँ मिलेंगे? अरे साहब, ये हकीम खाना है, कोई डाक खाना नहीं। जितना मालूम था उतना बता दिया। अब कुछ दवा दारू चाहिए तो बताइए, वरना फिर अल्लाह हाफिज।
कुछ पता चला? सर 2 नाम बताए हैं, तौसीफ और शबीब। दोनों को अंदर ले लो। हाँ बोलो अशरफ। साहब, शबीब और तौसीफ ये दोनों डॉक्टर सादिक के चचेरे भाई साहब। फिलहाल ये दोनों हैं कहाँ? जिमनानी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में साहब। जिवनानी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से पुलिस ने सादिक के दोनों चचेरे भाइयों तौसीफ और शबीब को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सुराग मिलते जा रहे थे, पर मंजिल अभी बहुत दूर थी। इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि रुखसार का कत्ल क्यों हुआ था और उसकी लाश को एक सूटकेस में डालकर कहां ले जाया जा रहा था। इस केस ने मुंबई रेलवे पुलिस की नींद उड़ा दी थी। आखिरकार काली रात खत्म होने के आसार नजर आए। तौसीफ और शबीब बोल पड़े। सादिक कहाँ है? हिना के साथ है सर। गर्लफ्रेंड? बेगम सर, सादिक भाईजान की दूसरी बेगम सर। लेकिन आप कल ही तो लौटे हैं। काम ही कुछ ऐसा है, मुझे सुबह तक इंदौर पहुंचना है। फिर हम मुंबई आए ही क्यों? आधे से ज्यादा वक्त तो आप इंदौर और न जाने कहां कहां रहते हैं। आप करते क्या है दरअसल वहां? क्या मतलब है क्या करते हैं? डॉक्टर हूँ, लोगों का इलाज करता हूँ, और क्या करता हूँ? आप डॉक्टर कम और बिजनेस करने वाले ज्यादा मालूम पड़ते हैं। हर डॉक्टर एक बिजनेसमैन भी होता है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती ना तो तुम्हें ये सब बातें समझ में आती। खैर, अपनी अपनी किस्मत, क्या कर सकते हैं। सादिक, मेरा 3रा महीना चल रहा है और इस जगह मैं एक परिंदे को भी नहीं पहचानती। मुझे बहुत डर लगता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि चलो मायके छोड़ दूं तुमको, लेकिन तुम हो कि मना करती रहती। मैं क्या कर सकता हूँ? आपसे शादी मैंने मायके में रहने के लिए नहीं की है। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ सादिक, सिर्फ हम दोनों। और पता नहीं फिर ऐसा मौका कब मिले। सादिक, मतलब सादिक अपनी बीवी रुखसार को धोखा देकर एमपी में अपनी दूसरी बीवी हिना से मिलने जाता था। दरअसल सादिक भाईजान अपनी शादी से पक चुके थे और रुखसार से तंग आ चुके थे। और एक दिन रुखसार को पता चल ही गया है? बस बस बस। उस दिन सादिक खंडवा में अपनी दूसरी बेगम हिना के साथ था। हाँ रुखसार बोलो। आप मुझे यहाँ लेने आ जाइए जल्दी। क्या मजाक कर रही हो? इस वक्त मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं खंडवा में हूँ। मैं भी खंडवा रेलवे स्टेशन पर ही हूँ, जल्दी आइए। तुम खंडवा स्टेशन पे क्या कर रही हो? सर, सादिक भाईजान की प्लानिंग हमेशा टिप टॉप रहती थी सर। दूसरी शादी में उन्होंने फर्स्ट क्लास छुपा के रखी थी, लेकिन भाभी जान ने पता लगा ही लिया सर उसके बारे में। और फिर वो धमकियां देने लगी और बात बात पे पुलिस के पास जाने की बातें करने लगी। अगर आपने अभी के अभी उस के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगी। हिना को छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है, वो भी मेरी बीवी है। अच्छा, तो मैं कौन हूँ? और ये जो मेरे पेट में पल रहा है ये कौन है? अगर तुमने उससे अपना रिश्ता नहीं तोड़ा ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। बस करो, तुमसे शादी करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तुमसे शादी करनी नहीं चाहिए थी। मैं उस 2 टके वाली जितनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मगर मेरे हक क्या हैं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे वो मेरी तो क्या, मेरी जूती की जगह भी लेने के लायक नहीं है। मैं तो सीधा केस करूंगी। केस? हाँ, केस करोगी तुम? धमकी दे रही हो तुम मुझे? हाँ, मैंने सिर्फ दी है, आप तो बेवफाई कर चुके हैं। मुझे पता है तुम ऐसा कुछ भी अनाप शराब नहीं करोगी। आप मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानते। आप बस देखते जाइए कि मैं क्या करती हूँ। जब पुलिस में मामला दर्ज होगा ना तब आएंगे आपके होश ठिकाने। सर, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। बस बहुत हो गया, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं इस औरत के साथ और नहीं जी सकता। मैं तो आपको पहले ही कहा था भाईजान,
भाभी अपने बराबर की नहीं, निकाह मत कीजिए। आप सुनते नहीं है ना किसी की, अब झेलिए। बस निकाल रहा हूं मैं उसे अपने घर से, अपनी जिंदगी से। लेकिन गांव वाले से क्या बोलेंगे आप भाईजान? बोल दूंगा भाग गई। आप कमाल करते हैं भाईजान। एक झूठ तो आप गांव वालों को बोल चुके हैं कि आप मुंबई में एक डॉक्टर हैं, लेकिन गांव वालों को आप ये नहीं बोल पाएंगे कि एक 4 महीने की गर्भवती औरत कहीं भाग गई। हजारों सवाल पूछेंगे लोग, उंगलियां उठाएंगे आपके ऊपर। उंगलियां नहीं उठेंगी तौसीफ, क्योंकि अगर उंगलियां उठेंगी भी ना तो दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि रुखसार दिखाई नहीं देगी। आप क्या कहना चाह रहे भाईजान? तुम दोनों मेरा साथ दोगे ना? मार्च 2011 को सादिक ने यह निश्चित किया कि रुखसार अपने घर से बाहर ना जाने पाए, ताकि पड़ोसियों को उसकी मौजूदगी के बारे में पता ना चले। ओ अच्छा, तो ये पहले से प्लानिंग थी। सर हम जानते थे कि सादिक भाईजान एक अलग जिंदगी जीना चाहते हैं, और ये औरत रुखसार ने जीना आराम कर दिया था सर उनका। रात हो जाए बस। भाईजान लास्ट में फिट नहीं होगी। फिट होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये अंबरनाथ से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाने वाली आखिरी लोकल है। ये गाड़ी सभी स्टेशनों पर रुकेगी। सर हमारा प्लान था कि हम सूटकेस को आखिरी लोकल में छोड़ देंगे सर। सर रुखसार भाभी और भाईजान को मुंबई आए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। भाभी जान और भाईजान को कोई नहीं जानता था सर। हमको लगा उनको कोई नहीं पहचान पाएगा सर। उन लोगों को कोई पहचानता ही नहीं था सर। सादिक को खंडवा में धर लिया गया। सादिक को रुखसार का कत्ल करने का रत्ती भर का अफसोस नहीं है। आखिरकार रुखसार की लाश को दफना दिया गया है। रुखसार एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी, और अपनी इसी कोशिश के चलते किसी के साथ जबरदस्ती जिंदगी बिताना कोई जिंदगी नहीं होती। रुखसार जान चुकी थी कि सादिक उसका नहीं है, और शायद उसका कभी था ही नहीं। जरूरी था कि वो अपने साथ हुए धोखे को समाज के सामने रखे और अपने हक के लिए लड़े, प्यार के लिए नहीं। दर्द जरूर होता, लेकिन जख्म भर जाते, पर जिंदगी तो नहीं गंवानी पड़ती। हर जुर्म दस्तक देता है। ध्यान से सुनिएगा, जानें बच सकती हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।